ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रीटीज़ वाला टॉपिक। ठीक है, आईपीआर में जो ट्रीटीज़ है, ये वाला दिख रहा है ना, ट्रीटीज़ एंड विपो, विपो की ट्रीटीज़ पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एक स्टोरी में चलते हैं। इंटरनेशनल नेशनल में, इंटरनेशनल लेवल पे आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से वो बनी हुई है, विपो। ठीक है, विपो अलग है, डब्ल्यूटीओ की ऑर्गेनाइजेशन ये अलग है। विपो और विपो से रिलेटेड आती है, एक तो ये बात हो गई, और एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ट्रिप्स आता है। तो विपो और ट्रिप्स अलग है, अलग कैसे भी ये भी बताऊंगी। ठीक है, सेम ऐसे ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये वाली जो मिनिस्ट्री वो नेशनल लेवल पे रेगुलेट करती है आईपीआर से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, इसका कौन सा डिपार्टमेंट, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ठीक है, इसको पहले क्या बोलते थे, DIPP, जिसका मतलब था, जिसको रिनेम कर दिया था DPIIT में। ठीक है, इसका ऑफिस क्या इस डिपार्टमेंट का, CGPDTM, यही जो हमारा एग्जाम है, कंट्रोलर ऑफ जर्नल पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, इसको कंडक्ट कौन करा रहा है, इसको कंडक्ट करा रहा है QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। दूसरा, ये जो मिनिस्ट्री है ना, इसके करंट मिनिस्टर कौन है अभी, पीयूष गोयल। पहली चीज़ याद करने वाली, ये बेसिक सा चल रहा है सारा अभी। उसके बाद हम यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का एक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हर जगह की गवर्नमेंट आके ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये कब बनी थी, यूनियन के लिए कब बनी थी, कि सारे नेशन यूनाइट हो जाए, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो या कोई बात मैटर हो तो वहाँ डिस्कस हो। ये कब बनी थी, ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945 में। अब ये एक चीज़ है, मैं बस एक दो चीज़ें लर्न कराऊंगी, बाकी सबका तो कुछ ना कुछ टेक्निक मिल जाएगी। 1948 में क्या हुआ था, ये बनी थी यूनाइटेड नेशन, कब बनी थी, 1945 में। ठीक है, यूएन का चार्टर आया था। चार्टर का मतलब जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल होता है, वहाँ पे से चार्टर बोलते हैं। इसका चार्टर आया था इस दिन, इसलिए 24 अक्टूबर को ही यूएन डे बनाया जाता है। ठीक है, इसका प्रेम्बल तब रिलीज़ हुआ था, तो 24 को ही इसको यूएन डे बनाया जाता है। इंडिया भी इसका एक फाउंडर मेंबर था। 45 में देखो ये बनी है, 47 में वो आई है इंडिपेंडेंस। स्टिल इंडिया मतलब अपनी इंडिपेंडेंस से पहले ही इसका फाउंडर मेंबर बन चुका था। ये कॉन्फ्रेंस की यूएन होना चाहिए, कहाँ बनी थी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस हुआ था। ठीक है, इसके चार्टर या प्रेम्बल की बात करो तो उसमें 19 चैप्टर्स दे रखे हैं, जिसके अंदर 11 आर्टिकल्स है। टोटल मेंबर 193 थे, जिसमें से लास्ट वाला कौन था, साउथ सूडान, जो अभी हुआ है। पहले क्या थे, फाउंड ये हुई थी ना, तब फाउंडर मेंबर कितने थे, 51 थे टोटल। 50 और एक पोलैंड, ये नहीं आया था उस टाइम साइन करने, बट एज अ फ्रेंड, मतलब ये वाला जो इनका पोलैंड था ना, ये एज अ फ्रेंड था, तो इसमें इसको ऐसे ही रख लिया गया था, बिना आए बिना साइन करे इसको मेंबर बना लिया गया था यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, और जो अभी लास्ट 90, अब करंटली तो 193 है, और जो लास्ट था वो सूडान था, जिसने इसको, साउथ सूडान था जिसने इसको करा है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आती है ये वाला। जब ये सब चल रहा था ना, लड़ाई झगड़े वर्ल्ड वार्स चल रही थी, तो जब ख़त्म हुआ उसके बाद इकनॉमी एकदम से ख़राब हो चुकी थी। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, जो 1944 में थी, ईयर लर्न करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर क्या हुआ था, 3 चीज़ें सोची गई थी कि हम IMF बनाएंगे, इंटरनल मॉनेटरल फंड्स, कि जब ज़रूरत होगी, ऐसी सिचुएशन अगर वॉर जैसा कुछ दोबारा फील हुआ तो हमारे पास फंड्स होने चाहिए। फिर एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सोची गई, IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ठीक है, ये बैंक था जो सॉफ्ट लोन देने के लिए था। ठीक है, आज की डेट में इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। IBRD और IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, को मिला के क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। आज की डेट में ये IBRD एंड IDA वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, ये जो IDA, ये क्या, इंटरनेशनल डेंटो एसोसिएशन, जो सॉफ्ट लोन या क्रेडिट विंडो होती है, मतलब ये दे देता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, अजय बग्गा। सक्सीडेड कौन थे, प्रीवियस वन कौन थे, डेविड मालपास। अजय बग्गा याद करना है, पीयूष गोयल याद करना है, जो डायरेक्टर है, किसके है, मिनिस्ट्री, करंट मिनिस्टर है, डायरेक्टर कह रही, करंट मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के। ठीक है, दूसरी चीज़ ये सोची गई थी, मतलब पहला तो फंड होना चाहिए भाई हमारे पास, पहला सोचा गया फंड होना चाहिए, दूसरा सोचा गया बैंक होना चाहिए, तीसरा भी सोचा गया था कि एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए, कि अगर ऐसे ये वर्ल्ड वार वगैरह हो रहे हैं ना, तो अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड में कुछ कर रहा है तो भाई उस ट्रेड पे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अपना वॉर चल रहा लेकिन इकोनॉमिक्स से बिल्कुल ही बैठ जाएगी, तो कैसा भी चल रहा था। लेकिन ये सारी चीज़, ये जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सोचा जा रहा था, ये नहीं हुआ उसमें पॉसिबल में, ये नहीं बना। ठीक है, फंड बन गया था और ये बैंक बन गया था। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में यही 2 चीज़ें बनी थी, तो इन दोनों को मिला के ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं यूएन बना। यूएन में क्या क्या था, कब बना, एक बार तो ये देख लो, 45 में बना था। ठीक है, 24 को 45 में। ठीक है, यूएन में क्या 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स थी, क्या थी वो, यूएन की जनरल असेंबली, यूएन का
सेक्रेटरी काउंसिल, इकोसॉक क्या होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप, सेक्रेटरियन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर यूएन कोई सर्च करेगा ना कि भाई वो क्या होता है, तो उसमें ये 6 टाइप के प्रिंसिपल ऑर्गन्स मिलेंगे कि यही होता है यूएन, ठीक है। जनरल असेंबली, सेक्रेटरी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप, सेक्रेटरियन, इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है, जस्टिस के लिए जो कोर्ट होता है। इन सब का सेक्रेटरियन तक ना न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड। ये हेग वर्ड भी बड़े आराम से लर्न हो जाएगा, अभी हम हेग पढ़ेंगे डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़। नीदरलैंड जो आज के टाइम में क्या हॉलैंड बोलते हैं। और इसके अगर वो देखा जाए ना, डायरेक्टर कौन है अभी करंट पे, कौन है, जॉन ए डोनोग्यू, हेग GUE, डोनोग्यू GUE, ठीक है। बाकी सबका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से ना सबसे बड़ी जो वो होती है रैंक, वो किसकी होती है, वो होती है सेक्रेटरियन की, ठीक है, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। ये अभी राइट नाउ कौन है, एंटोनी ग्यूट्रिस है, ठीक है, हाईएस्ट रैंक है ये। और अभी कौन है, एंटोनी। ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं वीपो की कहानी पे कि वीपो का क्या सीन था। वीपो जो कैटेगरी है ना, अभी जो हमने यूएन पढ़ा है उसका जो इकोसोन पार्ट था उसके अंदर क्या है, वीपो है। यूएन के अंदर भी इकोसोन, इकोसोन के अंदर वीपो, ठीक है। तो वीपो अलग है। जो यूनाइटेड नेशन ये बन रहा था ना, ये वाला इसके अंदर आएगा। इसकी ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये वाली, ये इसके भी इकोसोन में, ये जो 3rd नंबर पे है इसके अंदर वीपो है, ठीक है। वीपो कब बना है, 1967 में इस्टेब्लिश हुआ है वीपो। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल कौन है, बर्ने। अभी बर्ने नाम से भी फैमिलियर हो जाओगे। 1967, अगली डेट ये याद रखनी है। एक मैंने याद कराई थी 1945 जो यूएन की है, 24 उसका डे है, और दूसरा है इसका वीपो का 1967, ठीक है। बस ये 2 लर्न कर लो। देन अगला एग्रीमेंट हुआ गैट। अब वो जो कहानी है ना वीपो वीपो की, ये सब अब भूल जाओ, खत्म। यहाँ से न्यू चीज़ शुरू हो रही है। क्या हुआ जब ये सब हो गया, अब 1947 में फिर से बात उठी और बोला गया अभी ट्रेड तो बना नहीं था, एक एग्रीमेंट ही बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो बनी नहीं, तो गैट करके एक एग्रीमेंट आया। ये किसका था, ट्रेड एंड टैरिफ का था, ठीक है। 47 में डिस्कस हुआ और 48 में ये एनफोर्स हो चुका था। ये गुड्स, ट्रेड गुड्स से रिलेटेड था। फिर जब गैट आया तो गैट को बोला गया कि भाई सर्विस के लिए भी होना चाहिए, तो ट्रेड इन सर्विस अगर कोई दे रहा है तो ये सर्विस के लिए ये वाला आ गया, ठीक है। गुड्स के लिए कौन सा था हमारा, गैट था। गैट्स किसके लिए था, सर्विस के लिए। अब इन दोनों को हटा के क्या ले आए, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ IPR, ये ले आया गया, ट्रेड ट्रिप्स ले आया गया IPR के लिए, ठीक है। गैट था गुड्स के लिए, गैट्स था सर्विस के लिए, और ट्रिप्स आ गया हमारे IPR के लिए। 3 चीज़ें हो गई ना हमारी, गैट्स गुड के लिए, गैट्स सर्विस के लिए, एक है गैट, एक है गैट्स, ट्रिप्स IPR के लिए, ठीक है। ट्रिप्स में क्या डाला गया IPR से रिलेटेड, साथ साथ कि प्लांट एक्ट भी होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है। और दूसरा इसमें लेआउट डिज़ाइन भी डाले गए ट्रिप्स में। उसके बाद ना 1986 में गुरेगरी ने आइडिया दिया कि भाई अब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बनी थी, अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर लो, ठीक है। तो 1986 में तो डिस्कस हुआ था, फिर भी ये खिंचता चला गया, 94 तक गया। माराकेश एग्रीमेंट में, मोरक्को में जो हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ, WTO साइन हो गया, ठीक है। और 94 में ये चल रही थी बात, 95 में जाके एनफोर्स हुआ। ये भी सेम जनेवा में हुआ। अगर हम WTO की बात करें तो उनका डायरेक्टर कौन है, 3rd नेम आ रहा है, नगोजी ओकांजो इवेला। ये कौन है, ये फर्स्ट फीमेल यूएस की है, US भी है और नाइजीरियन भी है, मतलब दोनों साइड पे रही हुई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल थी डायरेक्टर, कौन, नगोजी ओकांजो इलेवा। ये स्टोरी खत्म हुई, यही कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे आया। अब हमारा एक्चुअल स्टार्ट होता है वीपो। वीपो में क्या है, वीपो का फुल नेम क्या है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, एक सेकेंड। वीपो का फुल नेम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1967 में, ये बताया था अभी, ठीक है। एनफोर्स कब हुई थी, 70 में। 4 साल लग गए इसको एनफोर्स होते होते, ठीक है। 26 अप्रैल को एनफोर्स हुई थी, इसी वजह से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी 26 को मनाया जाता है। पहली चीज़, हेडक्वार्टर वही जनेवा में। प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, वीपो का है, ठीक है। वीपो इसको पता है कैसे लर्न करेंगे, अब सारा तुक्कत वाला चलेगा। वीपो मतलब वाइप करना। वाइप कब करते हैं, जब कोई रो ही रहा होता है तभी वाइप करते हैं ना। तो रोते हुए कब ज़्यादातर रोना कब आ जाता है, जब हम सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं। तो सिंगा सॉन्ग, ठीक है। सिंगापुर से आ जाएगा, वीपो के अंदर आता है सिंगापुर। और सिंगापुर से कौन, डैरेन टैंग, ठीक है। जब सैड हो जाते हैं तो भाई कुछ पीते भी तो है, तो टैंक वहाँ से आ जाएगा हमारा, ठीक है। टैंक वहाँ से आ जाएगा, और टैंक आ गया तो डैरेन तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट है, मेंबर्स कितने थे, जैसे यूएन में थे ना 193, ऐसे यहाँ पे भी है, ठीक है। 190 यूएन मेंबर स्टेट थे, और 3 कौन थे, परमानेंट ऑब्जर्वर थे। एक मिनट इसको जूम कर लेती हूँ।
190 यूएन मेंबर स्टेट थे और 3 उसके परमानेंट ऑब्जर्वर थे। कौन थे? होलीसेक, नियो और पैलेस्टीन। इसको कैसे याद करेंगे भाई? होली का टाइम चल रहा है तो कलर के लिए मना कर रही है, नियो मतलब मना कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी पेल स्किन है पैलेस्टीन। होली, नियो, पैलेस्टीन, ये 3 तरह के परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट थे। जो नॉन मेंबर था, जो नहीं बना था, वो था फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। माइक्रो का साइन है ये, माइक्रोनेशिया, पलाऊ और साउथ सूडान। इसने लास्ट में वो करा है ना साइन यूएन को भी, तो ये नहीं बना था। उसके बाद है हमारा बायलेटरल एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ था बायलेटरल एग्रीमेंट करके, उसमें क्या बोला गया था कि भाई यूएन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाओ। कौन? इकोसोन। और उस इकोसोन के अंदर कौन डालेगा? ये वीपो। ठीक है, ये वीपो इकोसोन में आएगा। ये बायलेटरल एग्रीमेंट के टाइम पे डिसाइड हुआ था। उसके बाद है इसका मिशन क्या था वीपो का, कि ये क्यों था कि भाई एक बैलेंस और इफेक्टिव इंटरनेशनल आईपी सिस्टम बना रहे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, इंटरनेशनल लेवल पे चले ये सारी चीज़ें। तो ये सिस्टम क्रिएट करने के लिए ये मिशन था वीपो का। ठीक है, वीपो को रिकॉग्नाइज या इंपॉर्टेंस कब मिली? एक बर्न कन्वेंशन के टाइम पे और एक पेरिस कन्वेंशन के टाइम पे। वीपो पे देखो पहले खुद बना कब है? 1967 में वीपो बन चुका है, 1967 में। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कैसे आई? लाइक जो बर्न कन्वेंशन ऑलरेडी बना हुआ था कॉपीराइट को लेके, और पेरिस कन्वेंशन जो बना हुआ था इंडस्ट्रियल आईपी को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, ये सारे वीपो के अंडर आ गए। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने वीपो को कब साइन करा? 1967 में बन के आया। ठीक है, 70 में एनफोर्स हुआ, 5 साल बाद ही विपो इंडिया इसका मेंबर बन गया। ठीक है, 1999 999 आते आते ना इंडिया 6 ट्रीटी साइन कर चुका था। एक तो थी विपो की कन्वेंशन, 1975 में आते इसने साइन करा था विपो को। ठीक है, आते के साइन करा था, मतलब विपो को साइन करा इसमें, तभी तो ये मेंबर बना। जब इसका मेंबर बन गया तो विपो के अंदर एक पेरिस कन्वेंशन था जो कब चला था? 1886 में। लेकिन इसको विपो ने 1998 तक जाके वो करा साइन। बर्ने कन्वेंशन था 1883 में। पहले पेरिस बना है ना, सॉरी, बर्ने 6 में था और पेरिस 3 में था। ठीक है, 1886 में बर्ने कन्वेंशन बना, लेकिन इंडिया ने इसको 1928 में साइन करा। डिफरेंस दिख रहा है कितने टाइम बाद? ये बना था 1883 में, ये बना था 1886 में, लेकिन इंडिया ने साइन करा 1928 में। ठीक है, अगला है पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। ये भी 1998 में इंडिया ने साइन कर दी, पर ये बनी इस टाइम पे नहीं थी, ये लास्ट में बनी थी पेटेंट वाली। ठीक है, उसके बाद फोनोग्राम कन्वेंशन, ये बने थे 1971 के आसपास, और 75 में आते ही इसने साइन कर लिया था। तो सबसे पहले तो ये देखो इसने आते ही क्या क्या साइन करा? एक तो वीपो साइन करा, एक फोनोग्राम वाला साइन करा। ठीक है, उसके बाद इसने 8 वाले में 98 में एक तो पेरिस का और पेटेंट, ये दोनों ही पेरिस और पेटेंट ना पेटेंट से रिलेटेड है। बर्ने कन्वेंशन इसने बहुत पहले साइन कर दी थी 28 में, और नैरोबी 83 में। ठीक है, ये सब क्या होता है पता चलेगा। वो थी 999 की बात, 1199 से पहले। 2019 लगती इसने 3 ट्रीटी और साइन करी, नाइस की, वीना की, लोकार्नो की। जो नाइस है ना वो क्लासिफिकेशन को लेके है, जो वीना है वो फिगरेटिव को लेके है, सिंबल को, और जो लोकार्नो है वो है हमारा डिज़ाइन की क्लासिफिकेशन को लेके। ये है हमारा ट्रेडमार्क की क्लासिफिकेशन को लेके, ये हमारा ट्रेडमार्क के फिगर को लेके, ये है हमारा डिज़ाइन की क्लासिफिकेशन को लेके। ठीक है, उसका एक आर्टिकल आता है, ये पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुका है, आर्टिकल 27 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR। इसका क्या था? ये वाला जो आर्टिकल था ना, बस इसके अकॉर्डिंग यही था कि बेनिफिट किसको मिले? ऑथर या क्रिएटर को मिले। ठीक है, और ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट किसने अपनाया था? UN करा था, 1948 में अपना लिया था पेरिस में। अब वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वीपो वाला डे। वीपो का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है हमारा 26 अप्रैल को, और 23 को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे। ठीक है, यूनेस्को के अंडर आता है ये चीज़। तो वीपो कब बना था? 1967 में, याद रहेगा ये। 70 में एनफोर्स हुआ था, 75 में इंडिया ने ले लिया था, मेंबर बन गया था। अब इसकी ट्रीटीज देख लेते हैं भाई। देखो, बर्ने कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, हॉग कन्वेंशन, मैं इसको ऐसे बताती हूँ। ये इतनी सारी ट्रीटीज अभी हमने पढ़नी है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम देखेंगे 18 वाली, 86, 83, और एक और आएगा इसमें मैड्रिड करके। कहाँ है मैड्रिड? ये रहा। बर्ने 86, 83, और ये मैड्रिड की 91। ये तो सारी 18 से रिलेटेड करती है, बर्ने, पेरिस और मैड्रिड, 3 हो गई। उसके बाद हमारा आएगा हेग वाला 1925 में। उसके बाद अगला नंबर लगेगा 25 के बाद लगेगा 57। ठीक है, नाइस एग्रीमेंट। देन 61, नाइस के बाद आ जाएगा ये रोम कन्वेंशन। ठीक है, 61। फिर 68 में आ जाएगा लोकार्नो। ठीक है, 68 हो गया, 60s भी खत्म हो गया, अब 70s चलेगा। 70s में आएगा पहले तो 71। 71 कहाँ है हमारा? ये रहा, स्टारबर्ग एग्रीमेंट और ये फोनोग्राम कन्वेंशन। 71 के बाद आएगा 73 और फिर 77।
वीना एंड बुदापेस्ट। 70s की लाइन भी खत्म, फिर 80s की लाइन आएगी 81, और एक तो नैरोबाई ट्रीटी है और एक वाशिंगटन है, ये रही 89। ठीक है, उसके बाद और कौन सी रहती है हमारी, बस फिर इसके बाद तो सिंपल है 94, 96 ट्रेडमार्क वाली, पेटेंट लॉ वाली, और एक ये विपो वाली। कहाँ है विपो वाली, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड लास्ट वन इज़ विपो। ठीक है, ये विपो कॉपीराइट। तो ये है हमारी कुछ ट्रीटीज़। एक मिनट, ये सारी कुछ ट्रीटीज़ है जो हमें करनी है। इसको करने के लिए मैंने ये भी बना रखा है। देखो 18 में कौन सी आएगी, 18 में पहले ये देख के चलना है 83, 86, 90, 91, ये 18 का ही है, आगे 18 लगा है, फिर 83, 86, 91। ठीक है, इसमें कौन है, पेरिस वाली, बर्ने वाली, मैड्रिड वाली, ख़त्म। उसके बाद है हमारा अगला 19। 19 में क्या करना है, 1925 को हेग, फिर 50s में दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, नाइस और लिस्टन, फिर 60s में भी दो चीज़ें आएंगी, रोम और लोकार्नो, फिर 70s में तीन चीज़ें आएंगी, स्टारबर्ग, वीना और बुदापेस्ट। 80s में दो आएगी, नैरोबाई और वाशिंगटन। 90s में TLT और विपो, और 2000 में एक और है, पेटेंट लॉ ट्रीटी। ठीक है, पेटेंट लॉ। अब किस में क्या आता है, देखो अगर कॉपीराइट पढ़ने जा रहे हो ना, कॉपीराइट में क्या क्या आएगा, विपो वाली भी कॉपीराइट से रिलेटेड है, बर्ने भी कॉपीराइट से रिलेटेड है, रोम भी। ट्रेडमार्क में मैड्रिड, उसका क्लासिफिकेशन नाइस। ठीक है, वीना, फिगरेटिव, TLT, ये भी ट्रेडमार्क है। GI के लिए लिस्टन है, इंडस्ट्रीज के लिए हेग है एक, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए, और लोकार्नोस की क्या है, क्लासिफिकेशन है। पेटेंट के लिए एक PLT, पेरिस, स्टारबर्ग, और क्या है, बुदापेस्ट। ओलंपिक के लिए नैरोबाई, सॉकेट्स के लिए वॉशिंगटन। ठीक है, यही है। अब सबसे पहले हम पेरिस कन्वेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ईजी है ये। पेरिस कन्वेंशन किसके लिए, पहले तो यही पता है पेरिस कब मिला, सबसे पहले 18 का चलेगा, 83, 83 के बाद क्या था हमारा 86 एंड देन 91। हम ये तीन करने वाले हैं, ये पेरिस, ये बर्ने और ये मैड्रिड। अभी तीन तो याद रहेंगे, इसलिए तीन तक हम कुछ नहीं देखेंगे। पेरिस कन्वेंशन 83 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए बना है, इसमें सब आ जाएंगे, पेटेंट, कॉपीराइट को छोड़ के बाकी सब, पेटेंट, इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यूटिलिटी मॉडल और ट्रेड सीक्रेट, सब इसके अंदर आ जाएगा। ये सबसे पहली ट्रीटी थी जो बनी थी, जो पब्लिक ट्रीटी भी थी। एडॉप्ट कब हुई थी, 1883, पता है हमें। ठीक है, और ये आज तक चलती आ रही है। इंडिया ने इसको कब साइन करा था, अभी पढ़ा था 1998 में साइन करा था, जबकि ये 1883 में बन चुकी है। इसके अंदर 30 आर्टिकल है, और ये 84 में अगले साल जाके एक्टिवेट हुई थी। करेंटली 194 मेंबर है, जिसमें से 183, ना कि 93, 83 तो स्टेट है और एक UN है। ठीक है, ये इसके मेंबर्स है। उसके बाद अमेंडेड कब हुई है, इसमें अमेंडमेंट पता होनी चाहिए, एक बार ये अमेंडमेंट हुआ है 1979 में। ठीक है, पेरिस वाला का भी अमेंडमेंट हुआ 1979 में। उसके बाद पर्पस क्या था इसका, पर्पस इसका यही है कि भाई इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रियल IP और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड नेचुरल प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्शन देना। पेरिस की बात चल रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ चुके हैं इसके अंदर और नेचुरल प्रोडक्ट आ चुके हैं विद इंडस्ट्रियल। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब GI की बात चल गई ना, तो इसको क्या देना है, हमें प्रोटेक्शन देना है। इसके अंदर इसके अंदर कुछ लॉज आते हैं, जैसे कि पहला लॉ है नेशनल ट्रीटमेंट, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देनी है, ये नहीं कि इस कंट्री का है तो इसको नहीं मिलेगा, इससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। दूसरा है प्रायोरिटी लॉ, मतलब इसमें पेटेंट है, उसके 12 मंथ तक किसी ने कुछ कर दिया ऑब्जेक्शन तो वो कंसीडर होगा, देखा जाएगा। और डिज़ाइन और ट्रेडमार्क में 6 मंथ तक। ठीक है, इसमें किसी ने कब क्या करा। कॉमन रूल है सबके लिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उसे एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, रिफ्यूज़ कर दे। प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर वो इमेटीरियल मतलब प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर का, ये सारे कॉमन रूल है, कहाँ से क्या है। रजिस्ट्रेशन डोमेस्टिक लॉ इस पर फॉलो होएगा, मतलब जहाँ से भी हो रही है रजिस्ट्रेशन जहाँ का वो है। कंपल्सरी लाइसेंस, ये क्या है, विदाउट परमिशन ऑफ पेटेंटी, बिना पेटेंटी की परमिशन लिए ना हम उसे किसी और को दे सकते हैं वो पेटेंट। क्यों, अगर उसने 3 साल तक कोई वर्क नहीं करा, पहली कंडीशन ये रहेगी। दूसरी कंडीशन, जैसे कोई पेंडेमिक आ गई और उसके पास उस ड्रग को बनाने का फॉर्मूला है, वो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है, तो वो ले लिया जाएगा पेटेंट उसका। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बर्ने कन्वेंशन। अच्छा, उससे पहले एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी कन्वेंशन ना ट्रीटी हो सकता है, मतलब ट्रीटी क्या है, एक कन्वेंशन है, पर हर कन्वेंशन ट्रीटी बनेगी ये ज़रूरी नहीं है। सॉरी, हर ट्रीटी एवरी कन्वेंशन इज हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। हर कन्वेंशन एक ट्रीटी है। ठीक है, कोई भी कन्वेंशन निकले तो वो ट्रीटी तो बनी जाएगी अपने आप। ठीक है, बट हर ट्रीटी जो निकले वो कन्वेंशन रहेगा, ये रूल रहेगा या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कन्वेंशन की बात करें जो 1886 में आया है, वो कॉपीराइट के लिए प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन देता है आर्टिस्टिक वर्ड या कॉपीराइट एग्रीमेंट के तहत। एडॉप्ट हुआ था 86 में, ये पता है हमें, 9 सितंबर में हुआ था। उसके बाद सब कुछ आता है इसके अंदर, सिनेमेटोग्राफी या फोटोग्राफी वर्क इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, कब हुआ था ये साइन, मतलब किसके टाइम पे बना था, मैराकेश एग्रीमेंट जो हुआ था ना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो कॉपीराइट है ना वो उसका फेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, बट फेयर रूल अकॉर्डिंग टू वीपो कॉपीराइट एक्ट जो 1996 में हुआ है। ठीक है, तो उसका एक पॉइंट यहाँ इस बर्ने कन्वेंशन में डाल रखा है
कि माराकेश एग्रीमेंट में क्या हुआ था। इंडिया ने कब साइन करा था इसको, कॉपीराइट वाले एक्ट को? 28 में। 98 में उसने पेरिस कन्वेंशन साइन करा था, 28 में बर्ने कन्वेंशन साइन करा था। और जब ये बना था 1886 में, 1 साल बाद ये इन्फोर्स हुआ था, लेकिन पेरिस वाला 4 साल लग गए थे उसे। नहीं, पेरिस वाला भी नेक्स्ट ईयर ही इन्फोर्स हो गया था शायद, हाँ नेक्स्ट ईयर। 3 साल उसको लग गए थे वीपो को बनने में। कहाँ है हमारा वीपो? हाँ ये रहा, ठीक है। इसमें 67 और 70 में पेरिस हो गया, बर्ने हो गया। नेक्स्ट इज, ठीक है, इंडिया में ये हो गया, एनफोर्स तब हुआ था। 3 प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सबको नेशनल ट्रीटमेंट देना है, नो डिस्क्रिमिनेशन, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंस, मतलब जब भी चाहे वो उसको चेंज कर सकते हैं, लाइक अगर पेंडेमिक पड़ गया या उसने नहीं यूज़ किया। प्रोहिबिटेड क्या क्या है कि अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर है तो उसको नहीं लेना, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कोई चीज़ कॉपीराइट तो उसको नहीं देना। स्टेट एम्बलम या ऑफिशियल साइन या हॉलमार्क का अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ करने के लिए कौन चेक करता है? वीपो से परमिशन लेनी पड़ती है इन पे ट्रेडमार्क के लिए, ठीक है। अनफेयर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और ये जो वीपो की परमिशन है ना, ये कौन देता है? इंटरनेशनल ब्यूरो। ये जो यूनियन है ना हमारा वीपो का, उसमें 3 चीज़ें आती है, असेंबली, एग्जीक्यूटिव कमेटी और इंटरनेशनल ब्यूरो। असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं असेंबली में, इन्हीं में सेलेक्ट होकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में कुछ मेंबर्स आते हैं और फिर इंटरनेशनल ब्यूरो के मेंबर होते हैं। थर्ड आता है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? पेरिस पढ़ा है हमने इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। बर्ने पढ़ा है हमने कॉपीराइट के लिए। तीसरा हम पढ़ रहे हैं मैड्रिड। मैड्रिड किसके लिए? ट्रेड के लिए। देखो इसका नेम देखो, मैड्रिड। ड्रेड लुक लाइक का ट्रेड, मतलब ये जो साउंड आ रहा है मैड्रिड ट्रेड, तो ये ट्रेडमार्क से है, ठीक है। मैड्रिड सिस्टम में क्या चीज़ है? 2 चीज़ें आती है, एक तो आता है प्रोटोकॉल, एक आता है एग्रीमेंट, ठीक है। प्रोटोकॉल 89 में आया था और 91 में क्या आया था इसका? प्रोटोकॉल तो 1989 में आया था और ये जो एग्रीमेंट है वो 1891 में आया हुआ था, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये इसी एग्रीमेंट के साथ है, इसी एग्रीमेंट से कंसर्न करता है। अगर ये एग्रीमेंट देखा जाए तो ये एग्रीमेंट क्या है? इस एग्रीमेंट में ये बता रखा है कि कोई भी जो भी हमारा गुड है ना, उसका जो सोर्स है वो जिस जहाँ का है उसके बारे में कोई फॉल्स या डिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं होनी। जैसे ये कश्मीर का ना हो कि ये कश्मीर का है, कश्मीरी सेब होते हैं, जैसे ऐसी चीज़ें, ठीक है। उसके ऊपर था ट्रेडमार्क, ठीक है। 122 कंट्रीज़ ने से साइन कर रखा है, इसका मतलब इसको प्रोटेक्शन कब मिलेगी? 122 कंट्रीज़ में तो इसको प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि वो उसके ही मेंबर है। मैड्रिड प्रोटोकॉल या एग्रीमेंट के अगर वो मेंबर है तो वो भी इस रूल को मानेंगे ना, तो मतलब उन सारी कंट्री में तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है। साइन कहाँ होता है? मैड्रिड सिटी ऑफ स्पेन में। डायरेक्टर जनरल कौन है विपो का? डी सेड था। डायरेक्टर कौन था? सिंगापुर वाला विपो वाइप सिंगापुर, डेरन टैंग, ठीक है। वो हेल्प करता है ये ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। टेन्योर क्या होता है? ट्रेडमार्क का 10 ईयर्स रिन्यू कराना होता है इसके बाद। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इसका एक यही है कि इसके तहत हर जगह 122 कंट्रीज़ में ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन हो तो जाएगा, लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन जैसे कुछ टाइम पीरियड होता है ना कि इतने में ऑब्जेक्ट फाइल हो जाएगा, उस टाइम पीरियड में अगर किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल करा और वो रिफ्यूज़ हुआ, तो अगर जो होम फाइलिंग अबेंडेंट हुई, रिफ्यूज़ हुई, तो वो सेंट्रली अटैक होएगा, मतलब जिस जहाँ जहाँ उसने अप्लाई करा ना इन 122 कंट्रीज़ में वो खत्म हो जाएगा। और जैसे वो खत्म होएगा, ऐसा हो सकता है, इमेजिन यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा में किसी ने फाइल करा, ठीक है, उसको हरियाणा में मिल रहा है, लेकिन उसने इसी एप्लीकेशन से इंटरनेशनल लेवल पे फाइल कर दिया, लेकिन इसका ये बाद में जाके पता चला कि ऑब्जेक्शन लग चुका है, ये नहीं हुआ। अब वो पंजाब में भी फाइल करना था उससे, अगर वो अकेले अकेले हर जगह करता तो पंजाब का अभी तक सेफ रहता, किसी ने पंजाब में क्या पता ना उठाया होता ऑब्जेक्शन। लेकिन अब उसने एक ही से वो करा है, क्या कहते हैं, फाइल करा है इंटरनेशनली, तो इसका क्या होएगा? सारा सेंट्रल अटैक होएगा और सारा ही हट जाएगा, क्योंकि इसने अलग अलग तो वो नहीं करा ना किसी के लिए भी, ठीक है। उसके बाद आता है, ये थे किसकी बात करी हमने? 18 वाले हमारे ख़त्म हो गए अब तीनों, पेरिस, बर्ने और मैड्रिड, ठीक है। अब बात करते हैं 19 का। सबसे पहले 25 2 की लाइन में एक ही है, ये हेग्यू एग्रीमेंट है। हेगू में अगर यहाँ पे मैं डी लगा दूँ, ये लुक लाइक हेग्यू, डेंग्यू, ठीक है। डेंग्यू इसका डी लेके चलना है, डी का मतलब है डिज़ाइन की बात होगी इसके अंदर। 25 में अडॉप्ट हुआ, ये तो लर्न हो ही गया। सिंगल एप्लीकेशन है वो पूरे के पूरे, उसमें इंटरनेशनल ब्यूरो में सिंगल एप्लीकेशन से हर जगह डिज़ाइन पे क्या मिल जाएगा हमें? वो मिल जाएगा प्रोटेक्शन। करंटली अभी देखा जाए तो इसमें 2 एक्ट यूज़ हो रहे हैं, 1999 का और 1960 का। वैसे एक और एक्ट था 1934 का, वो हटा चुके हैं, 2009 सितंबर को वो हटा दिया है, ठीक है। 1934 का जो एक्ट है ना 1934 का, इसमें क्या था? इस वाली एप्लीकेशन को ना फ्रीज कर चुके हैं ताकि सिंगल एप्लीकेशन से हर जगह हो जाए। इसके तहत क्या था, जो 1934 का था ना, इसके अंदर ये था कि ये नहीं होएगा एक ही एप्लीकेशन से, बट अब हो सकता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए बस इसमें ये बता दें, 1934 का एक्ट हटाते ही अभी जो करंटली चल रहा है वो 1999 और 1960 का चल रहा है। और इनके अकॉर्डिंग बस ये 3 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि डोमिसाइल होनी चाहिए, नेशनैलिटी होनी चाहिए, या जो वो 2 एक्ट लिखे गए हैं ना हमारे ये 2 एक्ट, इनसे कोई ना कोई मतलब रिलेशन होनी चाहिए इन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से, ठीक है।
डिज़ाइन के लिए कितने टाइम के लिए प्रोटेक्शन मिलती है? 5 ईयर्स के लिए, और फ्री एक बार रिन्यू भी हो सकती है, लेकिन रिन्यू होगी अगले 5 साल के लिए बस, इसके बाद दोबारा नहीं होगी। 5 ईयर के में सिर्फ 2 बार होता है, एक बार तो पहले जब मिला है प्रोटेक्शन, उसके बाद एक ही बार रिन्यू होएगा, और वो कितना रिन्यू का टाइम पीरियड होता है? 5 ईयर्स का। ठीक है, और क्या क्या डिज़ाइन चल रहा है क्या नहीं, ये इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन किस किस डिज़ाइन का हुआ, ये कहाँ पब्लिकली दिखा दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है, कहाँ पे? इंटरनेशनल डिज़ाइन बुलेटिन पे। ठीक है, अगले एग्रीमेंट की बात करते हैं। अभी 25 वाला पढ़ के हटे, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, नाइस। देखो नाइस का उल्टा क्या होता है कि किसी को हम बोल रहे हैं ये तो नाइस पर्सन है, अगला का एक हो गया ये तो मैड पर्सन है। ये मैड वाला हमने किसी अभी तक पढ़ा है कहीं? मैड्रिड ट्रेड वाले में पढ़ा था ना, तो नाइस भी ट्रेड से रिलेटेड ही होएगा, कुछ ट्रेडमार्क से। ठीक है, नाइस और मैड एक ही कैटेगरीज में आएंगे, उनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन बैठेगा। तो नाइस एग्रीमेंट में क्या है, जो हमारे ट्रेडमार्क है ना, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है जिन ट्रेडमार्क्स का, उनके लिए भी क्लासिफिकेशन करी गई है कि भाई वो कौन सी कैटेगरी से, क्लासिफिकेशन किस किस की हुई है? गुड्स की और सर्विस की। ठीक है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका क्लासीफाई कर दिया गया नाइस एग्रीमेंट में, जो 57 में आया। अब ये है वो क्लासिफिकेशन। इसको पढ़ने के लिए भाई ऐसे बना लेते हैं हम थोड़ा, एक सेकेंड, कहाँ गया हमारा क्लासिफिकेशन? एक पढ़ लिया था हमने, ये था। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं नाइस क्लासिफिकेशन को। चलो अब करते हैं। कोई ना एक वो था, इसको पढ़ने के लिए सिंपल सा एक कहानी से सुन लो। एक राजा था, ठीक है, उसने उसने कोई केमिकल खा लिया, ठीक है, फिर वो दीवार से टकराया, उसका दीवार से जब वो टकराया तो पेंट निकल गया। अब उसका फेस भी खराब हो गया और दीवार भी खराब हो गई, तो उसने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई। ठीक है, बाद में उसको पता चला कि उसने ऑयल पी लिया था। ठीक है, तो वो मेडिसिन लेने के लिए जाता है कहीं। ठीक है, जब वो जा रहा होता है उसको पता है पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो मेटल्स रख लेता है, मशीन टूल रख लेता है कि कहीं उसका रथ वथ कुछ खराब ना हो जाए, हैंड टूल्स रख लेता है कुछ सही करने के लिए। फिर जब वो विजिट करते हैं सिटी की तरफ, तो उसको हॉस्पिटल में क्या मिलते हैं? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, मेडिकल अपरेटस मिलते हैं, एनवायरमेंटल डिवाइसेस मिलते हैं, और एम्बुलेंस भी दिखती है, व्हीकल दिखता है। ठीक है, उस हॉस्पिटल के अंदर फायर आर्म्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, अपनी ज्वेलरी उतार देता है क्योंकि उसका चेकअप होना होता है। ठीक है, और डॉक्टर उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे देता है थोड़ी देर के लिए। फिर वो उसका वो लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, पर्ची बनाना नहीं कहते, स्टेशनरी वाला, उसी में आ जाएगा सब, ऐसा कुछ बनाते हैं उसकी रिसिप्ट, और वहाँ पे लिखते हैं उनके लिए कुछ गलत हो जाता है वो रबड़ से मिटो देते हैं। उसके बाद जो वो थे क्या कहते हैं, राजा थे ना, उनको शू बाइट हो जाती है, तो डॉक्टर उनको लेदर रेकमेंड करता है पहनने का, लेदर के शूज़। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है डॉक्टर को कि भाई मुझे ना बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, आपके यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्नीचर है, हाउसवेयर है, मुझे भी ये सब चाहिए। तो कहता है हाँ मैं आपको दे दूंगा, मैं बता दूंगा आपको कॉल करके बाद में। उसने कहा ठीक है। उसके बाद वो जब जा रहा होता है बाहर, तो उसको रॉब्स दिखती है, थ्रेड दिखती है, मतलब शॉप्स दिखती है, फैब्रिक लेता है, क्लॉथ लेता है, कुछ फैंसी लेता है, कारपेट लेता है, टॉयज़ लेता है। फिर उसको मना होता है मीट खाना, तो वो मीट की जगह ब्रेड और वेजेस ले लेता है, और बियर वाइन तंबाकू ये तो सब मना होता है उसको। तो ये जो ब्लू कलर में है ना सारा, ये सारा क्या है? हमारा गुड्स। अब सर्विसेज की बात करते हैं। वो घर आ गया, ठीक है, उसके घर पे एडवर्टाइजमेंट वाले आते हैं, इंश्योरेंस वाले। ठीक है, वो उसको मना कर देता है। उसके बाद अगला बंदा आता है, वो सोचते हैं इंश्योरेंस वाले ही आया है, फिर लेकिन वो कहते हैं मैं बिल्डिंग मटेरियल वाला हूँ। फिर वो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने बोला है बिल्डिंग मटेरियल वाले, तो वो टेलीफोनिकली उससे कनेक्ट करता है राजा कि भाई ये तुमने भेजा डॉक्टर ने, तो डॉक्टर उसको हाँ करता है। तो फिर वो उसके साथ ट्रांसपोर्ट मतलब बैठ के व्हीकल पे बैठ के चले जाते हैं, कहाँ पे? बिल्डिंग वाला था ना, तो मटेरियल देखने चले जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि एजुकेशन और कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा चेक देखता है। उसके बाद आते हैं, उसको भूख लगती है, तो वो रेस्टोरेंट में खाना खाता है, फिर अपनी दवाई खाता है, और जो भी अपना सामान था वो सोशल में मतलब सोसाइटी में बैठ के वापस चला जाता है घर। ठीक है, ऐसे करके इसको लर्न कर लेना। ये था नाइस एग्रीमेंट, जो ट्रेडमार्क की क्या देता है हमें, गुड एंड सर्विस की क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगला चलते हैं हम, लिस्ट एंड एग्रीमेंट। उसके बाद है हमारा लिस्ट एंड एग्रीमेंट। लिस्ट एंड एग्रीमेंट में क्या है भाई, ये 58 में आया, इससे पहले 57 पढ़े ना, 5 के भी 2 है, 57 और 58। ठीक है, 57 में हमने नाइस पढ़ चुके हैं हम, 58 में हमारा लिस्टन। लिस्टन में क्या है, लिस्टन किस लिए दिया गया है? लिस्टन दिया गया है जियोग्राफिकल नेम के लिए, कि भाई ये चीज़ कहाँ की है उसका नेम होना चाहिए, मतलब जीआई टैग्स होने चाहिए। लिस्टन एग्रीमेंट इसलिए आया था जियोग्राफिकल नेम के लिए, क्योंकि जो उसमें करेक्टर है ना, कुछ स्पेशलनेस आ रही है, वो वहाँ की जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट की वजह से उसकी क्वालिटी करेक्टर हो रहा है। एप्पल तो सब जगह के अच्छे हैं, कश्मीरी से भी क्यों सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वो उस नेचर में डेवलप हुए हैं, वहाँ की जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट ऐसा था जो उसमें वो क्वालिटीज़ आ गई। ठीक है, सिल्क की जैसे वो है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, 5 की लाइन खत्म हुई, अब आ रही है 6 की लाइन। रोम कन्वेंशन आता है 61 में। रोम कन्वेंशन का ये कॉपीराइट के अंडर ही आता है। जैसे कॉपीराइट में एक्सटेंड कर दिया था ना परफॉर्मर को, फोनोग्राम को और ब्रॉडकास्टिंग को, कि भाई कॉपीराइट में सबको कॉपीराइट मिलेगा, बट ये कोई आर्टिस्टिक वर्क नहीं है। तो जैसे इमेजिन किसी ने लिरिक्स लिखी, अब ये लिख दिया, लिखा हुआ वर्क आर्टिस्टिक वर्क में आ गया, तो इसको लिरिक्स पे कॉपीराइट मिल जाएगा। पर जिसने इसको गाया, कंपोज करा, जिसने इस पर डांस करा, ये सब परफॉर्मर है। वो कहते हैं परफॉर्मर को कॉपीराइट नहीं मिलता, इन्होंने तो बस परफॉर्म कर दिया, इन्होंने अपना थोड़ी कुछ करा है, बट
बाद में ये इस पे बहस हुई थी रोम कन्वेंशन में कि भाई परफॉर्मर भी ऐसा थोड़ी है, अब गाना अरिजीत से ही क्यों गवाते हैं कि भाई उनकी आवाज़ अच्छी है, ऐसे थोड़ी है कोई भी सड़क का कोई भी उठ कर गा लेगा, नहीं ना, तो परफॉर्मर में भी तो आर्ट लगता है ना, तो वो एक आर्ट हुआ ना, आर्टिस्टिक वर्क हुआ ना। तो ऐसी परफॉर्मर जो हमारे एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, डांसर जो भी परफॉर्म करते हैं लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को, उनके लिए ये वाला कॉपी वो आया रोम कन्वेंशन, ठीक है। इनकी परमिशन के बिना ना ब्रॉडकास्ट होगा वो चीज़, ना कोई वो प्लेटफॉर्म पे लाइव परफॉर्मेंस देंगे, तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मर से पूछी जाती है। जो बर्ने कन्वेंशन था कॉपीराइट के लिए आया था, उसी वो जो कॉपीराइट है ना, उसी में ये एक न्यू सेक्शन क्रिएट करा गया है, ठीक है। कॉपी बर्ने कन्वेंशन में परफॉर्मर को, फोनोग्राम को और ब्रॉडकास्टिंग को क्या था, नहीं दिया गया था प्रोटेक्शन, ठीक है। परफॉर्मर कोई एडवर्टाइजमेंट है, क्रिएटर है ऑडियंस के लिए, ठीक है, क्रिएटर टू ऑडियंस पहुँचा रहे हैं परफॉर्मर कोई चीज़ें, तो इनको वो नहीं मिली थी प्रोटेक्शन, लेकिन रोम कन्वेंशन में इनको वो प्रोटेक्शन मिली है, ठीक है। तो ये जो रोम कन्वेंशन है कि पार्ट ऑफ कॉपीराइट है, स्टिल ये कॉपीराइट ग्रांट नहीं करता, ये कॉपीराइट से इन्फीरियर राइट ग्रांट करते हैं, कॉपीराइट से इन्फीरियर राइट। और वो भी राइट कितने टाइम के लिए, 20 ईयर्स के लिए। कॉपीराइट खुद तो 60 ईयर और मरने के बाद भी आगे पूरी लाइफ टाइम चलता है, और मरने के 60 ईयर्स बाद भी चलता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 20 ईयर्स, ये इसलिए ये कैसे राइट है, इन्फीरियर है कॉपीराइट से, तो ये रिलेटेड राइट ग्रांट करते हैं, बट कॉपीराइट ग्रांट नहीं करते खुद कॉपीराइट के अंडर आने के बावजूद भी, ठीक है। ये तो नॉर्मल बता रखा है कि इसी रोम कन्वेंशन के साथ साथ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी, और यूनेस्को भी है, विपो ने इसको भी ज्वाइन कर दिया है। अगला आता है 61 हो गया हमारा, अब 68 लोकार्नो। इससे पहले ऊपर क्या गया, रोम, और उससे पीछे क्या गया था, नाइस, ठीक है। लोकार्नो की बात करें तो लोकार्नो जो हमारा डेंगू के साथ आया था ना, आई मीन ह्योग के साथ आया था, उसकी क्लासिफिकेशन, अब इन डिज़ाइंस की क्लासिफिकेशन होती है लोकार्नो में। अब तक हम ट्रेडमार्क की क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, किस में, नाइस के अंदर, नाइस मैड करके था ना ट्रेडमार्क। सेम ऐसे लोकार्नो में क्या है, 68 में हुए हैं, डिज़ाइन के ऊपर क्लासिफिकेशन आई है कि जौन सी चीज़ जौन सा डिज़ाइन जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको उस पर सब क्लास में डाल दिया जाए। फिर 6 की लाइन खत्म हो गई, 61 68 दो ही थी, 7 की 3 है। 71 में सबसे पहले क्या, फोनोग्राम कन्वेंशन आई थी, और एक स्टारबक्स का कन्वेंशन आया था। फोनोग्राम तो फोनोग्राम्स को की डुप्लीकेशन ना, इससे प्रोटेक्शन के लिए आया था, लेकिन जो स्टारबक्स एग्रीमेंट था ना, स्टारबक्स नाम से पता चल रहा है कुछ कॉफ़ी वाला लेके चल लो, तो उसका भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा ना, तो फॉर्मूले में क्या आता है, पेटेंट, तो दैट मीन स्टारबक्स किसके लिए आया है, पेटेंट के लिए आया है, तो ये पेटेंट का क्लासीफाई करने आया है चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन में 8 सेक्शंस बनाए गए, उसके अंदर इतनी 70,000 क्या बनाएगी, सब डिवीज़न, और उन हर डिवीज़न का ना सिंबल दिया गया एक, जैसे इमेजिन कोई है बर्निंग वाला सिंबल, किससे ये सब हो सकता है, कोई सिंबल ले लो गुड्स का, कोई कुछ ऐसे से अलग अलग सिंबल्स दिए गए, ठीक है, पेटेंट के, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ऐसी चीज़ों के अलग अलग सिंबल बनाए। और ये सिंबल कौन बनाते हैं, नेशनल रीजनल, जो पेटेंट ऑफिसर है ना, पेटेंट ऑफिस है ना हमारा, नेशनल ऑफिस है या जो रीजनल ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे पेटेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं, उन लोगों ने वहाँ वो वाले ऑफिस ने ये सिंबल दिए, ठीक है। ये सिंबल किसने लोड करे, इन्होंने, और ऐसे कैटेगराइज कर दिया पेटेंट को भी। उसके बाद है वीना एग्रीमेंट, 71 में, 71 हो गया, 73 में वीना। वीना किससे रिलेट करता है, हमारा ट्रेडमार्क के फिगरेटिव एलिमेंट से, ठीक है। क्लासिफिकेशन हुई है इसमें भी, लेकिन किसकी, फिगरेटिव एलिमेंट की। फिगरेटिव एलिमेंट क्या होता है, जो कुछ जैसे कुछ सिंबल लिखा हुआ है, गूगल है या कुछ भी ऐसे फिगरेटिव एलिमेंट होते हैं ना, जिसमें कुछ फिगर बना हुआ है, इसको ऐसे भी लर्न कर लो, फिगर का मतलब नंबर, वैसे ये नंबर नहीं होता है, जैसे कुछ लिखा हुआ है अल्फ़ाबेटिकली कोई लोगो बना रखा है, ठीक है। फिगरेटिव में को ऐसा लर्न कर लो, जैसे कोई फिगर है, मतलब नंबर की बात चल रही है कि रिन्यूएबल कितने, ऐसे रजिस्ट्रेशन में क्या लिखा होगा, रिन्यूएबल कितना हो रखा है मार्क का, नंबर ऑफ कैटेगरी कौन से कितने कितने में फॉल करता है ये वाला मार्क, कौन से डिवीजन पे आता है, कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है ये मार्क, ऐसे वीना में ये सब था। नेक्स्ट इज बुदापेस्ट ट्रीटी। बुदापेस्ट में क्या है, 1977 में होता है ये, ठीक है। 73 हो गई, आखिरी 70s की आखिरी वाली ट्रीटीज है ये बुडापेस्ट। ये किस लिए, पेस्ट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी बस सीधा देख, पेस्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो पी से पेस्ट, पी से पेटेंट की बात हो रही है। पेटेंट प्रोसीजर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है ना हमारा पेटेंट, मतलब वो इन्वेंशन में, तो उसका जब हम पेटेंट लेने जा रहे हैं तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिपोजिशन कराना होता है हमें, ठीक है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कराना होता है, डिपोजिशन। कोई भी पेटेंट अगर मतलब लेना है हमें इन्वेंशन में, अगर यूज़ हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या है, जो माइक्रो डिपोजिशन होएगा वो कहाँ पे होएगा, वो होएगा इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी में, IDA, ठीक है। जो इन्वेंशन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन्वॉल्व है इनमें से कोई भी, जैसे कि ये देखो, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट का स्पोर है, यूकैरियोटिक सेल लाइन प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया, वायरस, जीन, DNA, ये सब अगर है जो इन्वेंशन में डिस्क्राइब कर रखा है, थर्ड पार्टी इसको कैरी आउट नहीं करेगा, तो ये बायोलॉजिकल मटेरियल कहाँ होएगा, डिपॉजिट होएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 2 IDA है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी है, एक तो माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन पुणे में महाराष्ट्र, एक है माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन MTTC, और इसके साथ एक जीन बैंक भी है, तो ये 3 हो गई ना टोटल। उसके बाद 2020 तक देखा जाए तो 7 UK में, सबसे ज़्यादा UK में है, ठीक है, 7 UK में, 4 कोरिया में, 3 है चाइना, इंडिया, इटली, USA, ठीक है। ये इन 2 महान देशों में क्या है, 3 है। 2 है ऑस्ट्रेलिया, जापान, पोलैंड, रशियन फेडरेशन, एक किसमें, बेल्जियम, बुल्गारियम, फिर कनाडा, चिली,
फिर फिनलैंड, फ्रांस, फिर जर्मनी, हंगरी, मेक्सिको, मोरक्को, नीदरलैंड, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड। ये ABCD करके रखा है, ये बी की लाइन, ये सी की लाइन, ये FGHMNS, ठीक है, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड। उसके बाद है नैरो बाई ट्रीटी। 80s का शुरू हो गया, 70s खत्म, 80s शुरू। 80s का तो भी बिल्कुल ही अलग सीन है, ठीक है, ये अलग ही रोना धोने चला है क्योंकि इनके नाम पे कोई प्रोटेक्शन ज़्यादा कुछ है ही नहीं। पहली आती है हमारी 80s में 81 को नैरो बाई ट्रीटी। भाई नहीं रो भाई, रोने को मना कर रखा है इसमें। क्यों रोए जा रही है भाई? ओलंपिक सिंबल के लिए तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं दी। ये जो 5 वाला सिंबल का कलरफुल रिंग्स का मार्क होता है ना, 5 इंटरकलेटेड रिंग्स का जो होता है, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए आई थी नैरो बाई ट्रीटी, क्योंकि ओलंपिक सिंबल को किसी ने वही नहीं करा। तो अगेंस्ट ये किस लिए? अगेंस्ट यूज ऑफ कमर्शियल पर्पस। किसी भी एडवर्टाइजमेंट, गुड या मार्क्स में इसका हम यूज़ नहीं कर सकते बिना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की परमिशन लिए, ठीक है। पहली थी रोई जा रही थी, दूसरी थी धोई जा रही थी, मतलब वाशिंगटन ट्रीटी। ये 81 में आई, ये 89 में आई है। ये किस लिए आई थी? सॉकेट्स का भी तो कहीं जिक्र नहीं कर रखा। एक जगह जिक्र करा था वीपो में, जहाँ पे क्या बात कर रखी थी, साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी बात करी थी, है ना। तो सर्किट्स वहाँ भी आया था। एक यहाँ पे वॉशिंगटन ट्रीटी आई है सर्किट्स को लेके। उसके बाद आती है ट्रेडमार्क ट्रीटी। ऑब्वियसली अब ट्रेडमार्क का मैड्रिड के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। नाइस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो गई है। वीना के अकॉर्डिंग फिगरेटिव एलिमेंट हो चुके हैं। अब क्या बचा है ट्रेडमार्क में? आप क्या क्या बोल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ तो कर दी, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क ला ट्रीटी में क्या आता है, जो 90s में है, 94 मतलब, उसमें क्या है भाई, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। वीपो कॉपीराइट ट्रीटी 1960, इसके तहत ये कब हुए थे? माराकेश एग्रीमेंट हुआ था ना, इसमें स्पेशल एग्रीमेंट माराकेश, ठीक है। ये वीपो को किस में डाला गया था? वीपो कॉपीराइट ट्रीटी, नाम देखो कॉपीराइट का आया, तो पहले इसको रिलेट करो। बर्ने कन्वेंशन में वीपो आया है ना, बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत वीपो कहाँ डाला था? इकोसोन में। और फिर माराकेश एग्रीमेंट के तहत बर्ने भी आ गया था इसके अंदर, वीपो के अंदर, ठीक है। तो इसमें वीपो कॉपीराइट ट्रीटी है, जिसके अंदर ये बता रखा है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है ना, उसके अंदर जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, तो ये भी तो एक टाइप का कॉपीराइट है, ठीक है। जो डाटा हमने कंपाइल कर दिया, डाटाबेस बना दिया, वो भी एक तरह का आर्टिस्टिक वर्क है, तो इनको भी राइट दो। ये आए थे डिजिटल एनवायरनमेंट के लिए कॉपीराइट। अब आखिरी एक वीपो की ट्रीटी, पेटेंट लॉ ट्रीटी। तो ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी में क्या था कि सिंप्लीफाई कर दो रजिस्ट्रेशन, ऐसी पेटेंट में भी सिंप्लीफाई कर दो। ये 2000 में, 90s खत्म। तो अब अगर एक बार देखें 80s में क्या आया था, 18s में 83 पेरिस, 86 बर्ने, 91 मैड्रिड। उसके बाद 90s में आया था 25 में हेग। 50s के 2 थे, 57, 58, जिसमें नाइस और लिस्टन। लिस्टन किस लिए था? GI टैक्स के लिए। 60s के भी 2 थे, 61, 68, रोम और लोकार्नो। लोकार्नो किसके लिए था? डिज़ाइन के लिए था। 70s में क्या आया था? स्टारबक्स, मोनोग्राम। 73 में वीना फिगरेटिव। 77 में बुदापेस्ट। पी मतलब पेटेंट, पी मतलब पेस्ट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 80s में आया था 81 में नैरोबाई, और दूसरे में वाशिंगटन, ना रोना ना धोना। 80s का ये सीन था। 90s में आया था, एक तो ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी आई थी कि रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई कर दो, दूसरा कॉपीराइट आ गया था कंप्यूटर को लेके, प्रोग्राम्स को लेके। 2000 में पेटेंट को सिंप्लीफाई करने को कहा था। तो अब देखो कॉपीराइट से रिलेटेड कितना पढ़ चुके हैं हम। वीपो कॉपीराइट कंप्यूटर की बात, बर्ने में आर्टिस्टिक वर्क, रोम में वो परफॉर्मर का वर्क, ट्रेडमार्क में मैड्रिड, नाइस के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन, वीना में फिगरेटिव एलिमेंट, TLT में सिंप्लीफाई कर दो। लिस्ट GI किस में आया था? लिस्टन में। इंडस्ट्री में मतलब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में क्या आया था? हेग, और उसका क्लासिफिकेशन लोकार्नो। पेटेंट में आया था कि भाई सिंप्लीफाई कर दो, पेरिस में पेटेंट को प्रोटेक्शन दो, स्टारबक्स में क्या था? क्लासिफिकेशन कर दो, और बुदापेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को का पेटेंट लेना तो उसको जमा डिपॉजिट कराओ। ओलंपिक में नैरोबाई, सर्किट में वाशिंगटन। यही पढ़ा है ना अब तक। ये जो कहानी शुरू में चली थी ना गैट की, 1947 में बना। देखो अब तक हमने जितनी ट्रीटीज़ पढ़ी है ना, 40s में कुछ नहीं आया, ठीक है। तो गैट का 40s में ही है, 47, ठीक है। तो गैट कब आया था? 47 में, और 48 में एनफोर्स हुआ था। फिर ये तो था गुड्स के लिए, ठीक है। सर्विसेज के लिए कौन आया था? GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड और ट्रेड इन सर्विस, ठीक है। उसको हटा के फिर ट्रिप्स आ गया था, ठीक है। ट्रिप्स क्या लाया था कि IPR में भी कुछ लॉज होने चाहिए, और प्लस में प्लांट एक्ट लाया था, और सर्किट वाला जो भी मैं बता रही थी सर्किट, वो विपोना करके ट्रिप्स में है, ठीक है। उसके बाद 1986 में गोरगोरी ने आइडिया दिया था कि WTO एस्टैब्लिश करो। फिर भी 86 का आइडिया 94 में जाके हमारा WTO मार्राकेश एग्रीमेंट के तहत बना था, ठीक है। बस यही है इसमें, और डायरेक्टर का नेम था ये नगोजियो कांजो इवाला। अब हम इसी को पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और डीप में। ये सीक्वेंस समझ आ गया ना कैसे स्टार्ट हुआ था चीज़ें? कहाँ गया हमारा? अब स्टार्ट होएगा हमारा गैट्स, ठीक है। गैट्स क्या है हमारा? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। इसका पर्पस क्या है? इसका ये है कि भाई इंटरनेशनली ट्रेड ना प्रमोट किया जाए, होए ट्रेडिंग इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। कैसे हो सकती है? अगर हम ट्रेड बैरियर हटा दें, मतलब टैरिफ्स है या जो कोटाज मिलते हैं उनको हटा दिया जाए। लेकिन अगर प्रेम्बल की एक ऑथेंटिक डेफिनेशन देखें ना, प्रेम्बल के अकॉर्डिंग ये जो हटाने को बोला है, इसको कैसे लिखा गया, कहीं कहाँ कैसे मेंशन कर रखा है? सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ टैरिफ और ट्रेड बैरियर
एंड द एलिमिनेशन ऑफ प्रेफरेंस देने को हटा दिया जाए, रेसिप्रोकल एंड म्यूचुअली एडवांटेजेस बेसिस, कि भाई हम अपनी प्रेफरेंस देंगे, हाँ हम इसके साथ कर लेते हैं ट्रेड, उसको नहीं देते हैं चीज़ें, ऐसे ये वाली बैरियर नहीं होनी चाहिए और ये ट्रेड टैरिफ हटा होना चाहिए, ये लिखा गया है। टाइप के मल्टीलेटरल है क्योंकि हर जगह हो रही है, 23 नेशंस में चल रहा है ये काम, ठीक है, साइन कर रखे इसको गैट्स को, ठीक है। ये 47 में आया था और 48 में एनफोर्स हो चुका था। जनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही आया, लीगल एग्रीमेंट बना था मैनी कंट्रीज़ में, 23 नेशन में, ठीक है। ये बना कैसे था, यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो गगेरी का आइडिया था, गगेरी का नहीं, सबसे पहले वो जो हमारा वो चल रहा था ना इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वो नहीं बना था, तो ये उसका वो नहीं बना, वो फेल हुई चीज़, उसका आउटकम बन के आया था गैट्स। अब उसके लिए तो कुछ बना नहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो गैट्स बन गया था उसकी जगह, ठीक है। उसके बाद हम गैट्स, फिर है हमारा WTO की बात करें अगर हम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बना था, गैट्स बना 47, ये 50s में बना था, 95 में बना था, काफ़ी टाइम बाद बना था, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO अब बन चुका है, ठीक है। फॉर्मेशन 95 में हुई थी, मार्करेश एग्रीमेंट के तहत हुई थी, 123 नेशन ने साइन करा था, ठीक है। पर्पस क्या था कि गैट को इसने हटा दिया, ये जो रिडक्शन ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ से गैट को हटा के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। हेडक्वार्टर वही जिनेवा सेंटर, विलियम रापर्ट जिनेवा, स्विट्जरलैंड। रेगुलेट क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड करता है नेशंस के बीच में, ठीक है। गैट्स के बाद गैट के बाद गैट्स आया था और फिर ट्रिप्स आया था। ट्रिप्स क्या था, ट्रिप्स ये सिखा रहा था कि भाई जो भी हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है जो चलता आ रहा है उसके अंदर IP लॉज भी लेकर आओ, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ IPR राइट्स, कि ये ट्रेड कैसे, उनसे मार्क क्या है, ट्रेड मार्क क्या है, इसका सीक्रेट, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी ट्रेड के लेवल पे IP लॉज यूज़ हो सकते हैं वो सब ट्रिप्स लाया था 95 में। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी तब बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्स भी, ठीक है। WTO के अंडर ही आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट, और ये क्या करता है, सेट डाउन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सेट डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर मैनी फॉर्म्स ऑफ IP, ठीक है। कब हुआ था ये जो ऑर्गेरी राउंड हुआ था, उसके टाइम पे ये ट्रिप्स बना था, क्योंकि इसमें गैट्स हटा दिया गया था, फर्स्ट डिस्कशन हुआ था और ये गैट्स हट गया था और इसमें ट्रिप्स आ गया था, गैट और गैट्स को हटा के ट्रिप्स आ गया था। टाइप के मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है। उसका एक छोटा सा टर्म है ये वाला, यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन, 70s में बनी है, 78 में और भी एक चीज़ बनी थी ना, 78 में कुछ नहीं बना था, 71, 73 और 77 में बना था, ट्रीटीज थी, इसमें थी वो स्टारबक्स वाली। स्टारबक के बाद 73 में कौन आया था, एक स्टारबक था, उसके बाद कौन था भाई, 77, एक तो हमारा वो था ना स्टारबक, एंड देन वीना और बुदापेस्ट, हाँ वीना और बुदापेस्ट आया था इसके बाद, ठीक है। अब हम यूरोपियन वाला देख रहे हैं, पेटेंट कन्वेंशन। इसमें क्या हुआ था कि ये 78 में एक तो ये चीज़ शुरू हुई थी, और इसमें ये क्या था, बायोटेक के लिए, बायोटेक इन्वेंशन के लिए प्रोविज़न लिया गया था कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको डिपॉजिट कराया जाएगा, ठीक है। और ये बुडापेस्ट में भी यही आता है, तो इसलिए बुडापेस्ट और यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन साथ साथ है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ऑफ जो भी प्लांट और एनिमल की वैराइटीज़ है जो क्लासिकल मेथड के थ्रू ब्रीड कराया गया है उन पे भी पेटेंट मिलेगा, ये था इसके अंदर, एंड डन।